दोस्तों, आज ब्रह्मांड में अनगिनत अंतरिक्ष यानों को भेजा जा चुका है जिनका मकसद है ब्रह्मांड को समझना। वॉयेजर अंतरिक्ष यान आज हमारे द्वारा भेजा गया ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा दूरी पर खोजबीन कर रहा है। वैसे ही न जाने कितने सारे मिशन अलग अलग ग्रहों पर भेजे जा चुके हैं। सौरमंडल का तो एक भी ऐसा ग्रह नहीं बचा है जहां पर वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की मशीन न भेजी हो। इनके जरिए हमने वहां के वातावरण और वहां के हालात के बारे में बखूबी जाना है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इन ग्रहों की आवाज कैसी होगी? हाँ, आपको यह भी पता है कि ब्रह्मांड में आवाज ट्रैवल नहीं करती, तो फिर इन अंतरिक्ष यान की आवाज कैसे सुनाई दे सकती है? इसलिए यह अंतरिक्ष यान यहां से साउंड वेव के फॉर्मेट में आवाज को भेजते हैं। जब वैज्ञानिक इसे ऑडियो में कन्वर्ट करते हैं तब उस ग्रह की रियल आवाज हमें सुनाई देती है, जो आवाज सुनने में काफी डरावनी लग रही है। तो चलिए आपको आज सुनाते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर एक एक करके हमारे सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रहों की आपको रियल आवाज सुनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सूरज की सबसे नजदीकी प्लेनेट बुध ग्रह से। मरकरी साउंड। दोस्तों, बुध ग्रह हमारे सूरज के बेहद नजदीक होने के कारण यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है। अंतरिक्ष की तरह यहां बिल्कुल भी वातावरण मौजूद नहीं है। इस वजह से यहां पर भी आवाज ट्रेवल नहीं करती है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने कान को ग्रह की सतह पर लगाकर बुध की वाइब्रेशन को सुनने की कोशिश करे तो जरूर ही बुध की वाइब्रेशन सुनी जा सकती है, कुछ इस तरह से। वीनस साउंड। पृथ्वी की सिस्टर प्लैनेट वीनस सौरमंडल का दूसरा ग्रह होने के साथ साथ एक ऐसा ग्रह जहां के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की काफी मोटी परत है, जिसके चलते वीनस पर आवाज की पिच काफी गहरी हो जाती है और वोकल कॉर्ड्स काफी धीरे वाइब्रेट होती है। हालांकि इस ग्रह पर साउंड की स्पीड पृथ्वी की तुलना में बहुत तेज होती है। ऐसे में जब हम वीनस से आने वाली साउंड वेव्स की बात करते हैं तो हमें एक ऐसी आवाज सुनने को मिलती है जैसे कि पानी के अंदर बोलने पर निकलती है। क्योंकि वीनस पर लाइटनिंग यानी बिजली कड़कती है, इसलिए हमें वीनस की आवाज में लाइटनिंग की आवाज भी सुनने को मिल जाती है। पृथ्वी ग्रह की आवाज। कई अरब सालों से पृथ्वी ने चुपचाप स्पेस में यात्रा की है। बिना किसी आवाज के हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती आ रही है। हमें धरती पर भी इसके घूमने की कोई आवाज सुनने को नहीं मिलती। लेकिन विज्ञान की नजर से देखा जाए तो बाकी ग्रहों की तरह सूरज के चारों ओर घूमते हुए पृथ्वी की आवाज होती है। हम पृथ्वी की आवाज पर अगर ध्यान दें तो ये सुनने में एक हम की तरह लगती है, जिसमें कई तरह के नोट सुनने को मिलते हैं। वैज्ञानिक पृथ्वी की इस आवाज को अर्थ हम कहकर बुलाते हैं। लेकिन ये आवाज कहां से उत्पन्न होती है, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। पृथ्वी से निकलने वाली यह आवाज काफी स्थिर है। जब धरती पर किसी भी तरह की कंपन नहीं होती तब भी ये धीमी सी आवाज चलती रहती है, जो कि आमतौर पर इंसानों की सुनने की क्षमता से परे है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी की आवाज इसके समुद्र या फिर हलचल वाले वातावरण की वजह से हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इस मामले में हमारा चांद भी पीछे नहीं है, क्योंकि स्पेस का हिस्सा होने के कारण पृथ्वी की इस नेचुरल सैटेलाइट के पास कोई वातावरण नहीं है। ऐसे में चांद की अपनी कोई आवाज नहीं है। लेकिन सौरमंडल में मौजूद हर ग्रह के पास अपनी एक आवाज है और ये आवाज सुनने में काफी रहस्यमय लगती है। इसे आप भी सुन सकते हैं। साउंड ऑफ मार्स। मार्शियन फिल्म में भले ही मंगल के वातावरण और उस पर चलने वाले तूफान के बारे में बहुत कुछ दिखाया गया हो, लेकिन सौरमंडल में चौथे स्थान पर काबिज ये हमारी कल्पना से थोड़ा सा शांत है। असल में मंगल ग्रह का वातावरण बहुत पतला है, जिसकी वजह से यहां शक्तिशाली तूफानों का बनना थोड़ा मुश्किल है और इसके पतले वातावरण के चलते साउंड वेव्स भी एक सीमित सीमा तक यात्रा कर सकती है। नासा के इनसाइट लैंडर द्वारा रिकॉर्ड की गई मार्स की साउंड वेव्स हमें इसकी आवाज से रूबरू कराती हैं। सिस्मोमीटर से रिकॉर्ड की गई इस वेव्स को मार्स की हवा और वहां की सेस्मिक वाइब्रेशंस की मदद से रिकॉर्ड किया गया है। सुनने में मार्स की आवाज काफी टोन्ड और मैग्नीट्यूड वाली है, जिसमें गड़गड़ाहट साफ तौर पर सुनने को मिलती है।
अपनी कैटर्ड सतह के साथ ही काफी कुछ चांद से मेल खाता है। इसमें भूकंपीय तरंगे 1 या 2 मिनट के लिए बजती हैं, जबकि पृथ्वी पर भूकंप सेकंड में आ और जा सकते हैं। सीसोमीटर से रिकॉर्ड की गई ये वेव्स मार्स के वातावरण से जुड़े कई खुलासे करती है। साउंड ऑफ जुपिटर। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर सबसे बड़ा गैस जाइंट है। जुपिटर पर भेजा गया नासा का जूनो मिशन जब शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड को पार कर ग्रह पर पहुंचा तो वहां रिकॉर्ड किए गए रेडियो सिग्नल्स को साउंड वेव में कन्वर्ट करने पर हमें लाइटनिंग और गड़गड़ाहट की आवाज सुनने को मिली। जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर में घुसने पर सबसे पहले जूनो ने बाओ शॉक यानी झटके को महसूस किया, जिसके बाद उसे भारी टर्बुलेंस से गुजरना पड़ा। जुपिटर पर जूनो ने सूरज से आने वाली उन चार्ज पार्टिकल के प्लाज्मा वेव के सिग्नल्स को पकड़ा जो जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड में बाउंस ऑफ होती रहती है। इन सभी सिग्नल्स को जब हम साउंड में बदलते हैं तो शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड के चलते अजीब, डरावनी और गरजने वाली आवाजें सुनने को मिलती हैं। जुपिटर का साउंड आप सुन सकते हैं। आकार में बड़ा होने की वजह से जुपिटर से मिलने वाली साउंड में काफी नॉइज पाया जाता है। साथ ही जुपिटर इंटेंस रेडियो स्टॉर्म्स को बनाता है जो प्लैनेट और उसके नेचुरल सैटेलाइट्स के बीच बनता है। साउंड ऑफ सैटर्न। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा जाइंट सैटर्न इंटेंस रेडियो एमिशंस का बहुत बड़ा सोर्स है। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट द्वारा इस ग्रह पर भारी मात्रा में रेडियो एमिशंस को रिकॉर्ड किया गया। ये रेडियो वेव्स ग्रह के पास मौजूद ऑरोराज से बनती हैं। सैटर्न पर बनने वाले ऑरोराज पृथ्वी पर बनने वाले ऑरोराज से मेल खाते हैं। इन रेडियो एमिशंस को साउंड वेव्स में बदलने पर हमें सैटर्न की जो आवाज मिलती है वो काफी चौंकाने वाली है, जो आप सुन सकते हैं अभी। सैटर्न की आवाज शुरुआत में बांसुरी की कोमल गुनगुनाहट सी लगती है, लेकिन धीरे धीरे आवाज में बदलाव आता है और फिर हमें साउंड के फटने और रूखी हवाओं के तेज होने की आवाजें सुनाई देती हैं। आवाज में लाउडनेस कुछ ही समय के लिए रहती है और फिर ये धुन एक कोमल गुनगुनाहट में बदल जाती है। कैसिनी द्वारा रिकॉर्ड किए गए साउंड दरअसल हमें सैटर्न और इसके आइसी मून एनसेलेडस के बीच होने वाली प्लाज्मा मूवमेंट की वजह से सुनने को मिलता है। यूरेनस साउंड। बाकी ग्रहों की तरह यूरेनस से भी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स सुनने को मिलते हैं। इन सिग्नल्स को सबसे पहले वॉयेजर ने कैप्चर किया था। इंटरस्टेलर स्पेस की ओर जाते हुए जब दोनों वॉयेजर ट्विन सौरमंडल के बाहरी हिस्से से गुजरे तो उन्होंने यूरेनस और नेपच्यून से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस को कैप्चर किया। नासा ने वॉयेजर से मिले डाटा को जब साउंड वेव्स में बदला तो हमें यूरेनस से आने वाली आवाज का पता लगा। 13 रिंग्स और बहुत सारे स्पीड डेब्रिस से घिरे होने के कारण यूरेनस की आवाज सुनने में हमें गूंजती हुई लगती है। एक गैस जॉइंट होने की वजह से ग्रह से आने वाली आवाज खाली वैक्यूम की है, जो अभी आप सुन पा रहे हैं। नेपच्यून साउंड। आवाज के मामले में नेपच्यून भी काफी कुछ यूरेनस की तरह है। वॉयेजर द्वारा कैप्चर की गई इस ग्रह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन से हमें समुद्र पर आने वाली लहरों की आवाज सुनाई पड़ती है। और यह भी आप सुन पा रहे हैं, यह नेपच्यून की आवाज है। चलिए अब अंतरिक्ष की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत की आवाज, साउंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स। इंसान ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफी तरक्की की है। हमने हमारे सौरमंडल में मौजूद ग्रहों की आवाज का पता तो लगाया ही है, साथ ही यूनिवर्स की शुरुआत में उत्पन्न हुई आवाज का भी पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने 13.8 बिलियन साल पुरानी रेडिएशंस को कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से साउंड वेव्स में बदलकर यूनिवर्स की शुरुआत की आवाज को भी जानने का प्रयास किया है। हालांकि हमें इसमें पूरी कामयाबी तो नहीं मिल सकी है, लेकिन अब तक हम बिग बैंग के 4 लाख साल बाद की रियल आवाज को पाने में सफल रहे हैं। जब हम कॉस्मोस के शुरुआती मिलियन ईयर्स की आवाज को 20 सेकंड में कंप्रेस करते हैं तो हमें संगीत की जगह पहले कम गड़गड़ाहट फिर भारी आवाज सुनने को मिलती है, जो कि ब्रह्मांड के पहले तारे के निर्माण की आवाज को दर्शाती है। तो ये थी हमारी सौरमंडल में उत्पन्न होने वाली वो रहस्यमय आवाजें जो कि ग्रह से ताल्लुकात रखती हैं।
इन आवाजों से हमें ग्रहों की फिजिकल प्रॉपर्टीज व उस पर काम करने वाली फिनोमिना की जानकारी मिलती है। स्पेस में वातावरण न होने की वजह से कई आवाजें ऐसी हैं जो हमारी पहुंच से परे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन इन रहस्यों से पर्दा उठाने में एक कामगार कड़ी है, हमें अंतरिक्ष की रहस्यमय आवाजों से रूबरू कराती है। अब तो इसके ऊपर आपका क्या मानना है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।